गोदान, दिस नॉवेल इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये हिंदी साहित्य की वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल है एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू 10 फाइनेंशियल लेसन फ्रॉम दिस नॉवेल। इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है होरी, जो सेमरी नाम के गांव में रहता है। होरी एक किसान है और आए दिन उसे पैसों को लेकर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और ये जो कहानी है गोदान, ये होरी के लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो द फर्स्ट फाइनेंशियल लेसन फ्रॉम दिस नॉवेल इज देयर इज ए इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन योर डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब आपको पैसे की तंगी होती है, तब आप सही तरीके से लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और कोई भी सही तरीके का चॉइस या फिर डिसीजन आप ले नहीं पाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। सेकंड इज इल्यूजन ऑफ सोशल स्टेटस। जब आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो होरी है, इसकी मन की एक लालसा है, एक लालच है। वो चाहता है कि उसके घर के सामने एक गाय खड़ी हो, उसकी छोटी सी चाहत है बस। और इसी लालसा को पूरी करने के लिए वो भोला से झूठ बोलता है और गाय खरीदने के लिए पैसे ना होने के बावजूद वो भोला को झूठ बोलकर उससे गाय लेकर आ जाता है। आज की सोसाइटी में भी यही चीज़ हो रहा है। लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए महंगे गैजेट्स, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को खरीदते हैं, जबकि वो इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है कि वो उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। 3 डेट एंड बॉन्डेज। होरी अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, खेतों के लिए बुआई करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लोगों से उधारी लेता है। वो दाता दीन से उधारी लेता है, पटेश्वरी जी से उधारी लेता है, और भी बहुत सारे इस बुक में कैरेक्टर हैं, उनसे वो उधारी लेते जाता है। और उसके ऊपर जो सूद चढ़ता जाता है, जो इंटरेस्ट चढ़ता जाता है, उसके वजह से 3 साल में कभी 2 गुना 3 गुना उसे पैसे भरने पड़ते हैं और वो अल्टीमेटली एक लूप में फंसा रहता है, इंटरेस्ट पे करने के लूप में। और एक उधार को चुकाने के लिए वो दूसरा उधार लेता है और ये उधार का सिलसिला लगातार चलता रहता है। 4 करप्शन एंड ब्राइबरी। होरी जो गांव के मुखिया को लगान भरता है, उसकी रसीद नहीं लेता है, वो कभी भी उनसे रसीद नहीं लेता है। और ये लिखा पढ़ी ना करने की वजह से वो जो गांव के जो मुखिया हैं, वो कभी भी कुछ भी उसके ऊपर दंड डाल देते हैं। मतलब उसे कभी भी कह देते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 साल का लगान बाकी है, तुम्हारे ऊपर 3 साल का लगान बाकी है, क्योंकि उसके पास कोई रसीद नहीं होती है। इस वजह से वो ये सब चीज़ कर पाते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे लेन देन का हिसाब बहुत अच्छे से रखना चाहिए, लिखित तौर पर रखना चाहिए। आप जो भी खर्च करते हैं, जो भी आप कमाते हैं, उसका एक लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, या तो फिजिकल या तो डिजिटल। आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। और आप किसी को उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं, उसका भी हिसाब आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। 5 इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस कहानी में होरी का बेटा है गोबर, वो एक गलती करता है और उस गलती की वजह से डांट खाने के डर से वो अपना गांव छोड़कर लखनऊ चला जाता है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होता है। इस वजह से वो इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि वो अपने माँ बाप को समझा सके। और जब वो लखनऊ से वापस आता है, तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर 80 रुपये का फाइन लगा दिया गया है और उसके घर की नीलामी की स्थिति आ गई है और भोला उनके दोनों बैल खोल कर ले गए हैं। लेकिन वो इस चीज़ को बहुत ही ठंडे दिमाग से डील करता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को वो बहुत ठंडे दिमाग से सुलझाता है और अपने दोनों बैल वापस लेकर आता है। नंबर 6 एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। जब गोबर अपने गाँव से लखनऊ वापस जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो जो चाय का ठेला लगाता था, उस जगह पर कोई और आदमी आ गया है और लोग उसे भूल गए हैं। गोबर चाय वाले को सब भूल गए हैं। तो ये इंसिडेंट ये दर्शाता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं 5 दिन काम करूँगा, 5 दिन आराम करूँगा, या फिर 5 साल काम करूँगा, उसके बाद आराम करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई सेवा देने के लिए मार्केट में उतरे हैं, तो आपको कुछ भी हो जाए, हर कंडीशन में अपनी सेवा, अपनी सर्विसेज देनी जरूरी है। 7 लॉन्ग टर्म प्लानिंग वर्सेस इमीडिएट नीड। इस कहानी में आप देखेंगे कि होरी हमेशा एक परेशानी में फंसा रहता है, एक बैलेंस बनाने की परेशानी में फंसा रहता है। वो कंफ्यूज रहता है कि मैं आने वाले कल के बारे में सोचूं कि आज के बारे में सोचूं। उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो ढंग से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है। और ये डिनोट करता है कि हमें आज के टाइम में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करना ज़रूरी है।
नंबर 8, वैल्यू ऑफ सेविंग। इस कहानी में एक मिर्ज़ा साहब है। इसमें एक छोटा सा सीन आता है जिसमें मिर्ज़ा साहब गोबर के पास जाते हैं और उससे 2 रुपये मांगते हैं। और 2 रुपये पैसे मांगने का रीज़न ये होता है कि उन्हें शराब पीनी होती है। और वो खुद कहते हैं कि वो पैसे को कुछ भी नहीं समझते हैं और उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से उन्हें गोबर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज हमेशा सेव करके रखना चाहिए। आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि 50% आप अपने नीड्स के लिए सेव करिए, 30% आप अपने वांट्स के लिए सेव करिए और 10% आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेव करिए। नंबर 9, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन। इस कहानी में होरी की जो वाइफ है धनिया, वो होरी से कई मामलों में बहुत ज़्यादा चतुर है, खास करके पैसों के मामले में। वो पैसों को दांत से पकड़ती है, लेकिन ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजंस होरी के हाथ में रहते हैं और होरी जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है और कोई भी डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाता है। और इसी वजह से एक आदमी के गलत डिसीजन की वजह से पूरे परिवार को सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है और मेनली धनिया को बहुत सारी परेशानियां साथ में झेलनी पड़ती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि औरतों को भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का हक देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो अयोग्य है, वो सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। नंबर 10, रिस्क इन बिजनेस। इस कहानी में एक कैरेक्टर है मिस्टर खन्ना। इनकी शक्कर की मिल है। गवर्नमेंट के द्वारा शक्कर के ऊपर ड्यूटी बढ़ जाने की वजह से इन्होंने अपने कारखाने में काम करने वाले लेबर्स की जो सैलरी है उसमें कटौती कर दी और इसी वजह से बहुत सारे लेबर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और इन्होंने सारे लेबर्स को काम से निकाल दिया और नए लेबर्स को कम दाम पे अपने यहाँ नौकरी दे दी। फिर कुछ दिनों के बाद इनकी शक्कर मिल में आग लग गई और ये अर्श से फर्श पर आ गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो या फिर किसी से काम ले रहे हो तो उसके हक का पैसा आपको मारना नहीं है। मुझे पता है कई लोग इस वीडियो से कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि कई लोगों ने गोदान जो है वो उस नॉवेल को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप उस नॉवेल को पढ़ेंगे तब ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा क्योंकि ये हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी नॉवेल है। आपको पढ़ना चाहिए इसे। इस बुक में आज़ादी से पहले की भारत की स्थिति बताई गई है, लेकिन आज हमारा देश तेज़ी से डेवलप कर रहा है और आप होरी के जैसे मजबूर नहीं है। तो इन सारी गलतियों को अवॉइड करिए और स्ट्रांग बनिए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।